जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और अपने लास्ट वीडियो में अपने बात करी थी राजस्थान इतिहास की। सामान्य परिचय अपने पढ़ा था राजस्थान इतिहास का, जिसके बारे में मैंने शायद आपको ये बताया था कि राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए अपने कौन कौन से पार्ट है जो पढ़ने पड़ेंगे। इतिहास के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इतिहास को जानने के लिए अपने कुछ रियासतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं रियासतों के अंदर ही राजस्थान का जो पूरा का पूरा इतिहास छिपा हुआ है। ठीक है, ये जो इतिहास की अपने चर्चा कर रहे हैं, ये मिडवेल हिस्ट्री का पार्ट है आपका। ठीक है ना, ये वहां से हिस्ट्री स्टार्ट नहीं हो रही है जहां से एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है ना, हिस्ट्री की शुरुआत जो है अपनी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और उन सभ्यताओं से ही होती है। ठीक है ना, जो आज से 4000 5000 साल पहले की बात करें तब से होती है। राजस्थान के जो इतिहास की बात है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है ना, वो तो वहां से अपने शुरुआत नहीं करें, अपने मिडल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास जो है ये करीबन 500 ईस्वी से लेकर के उसके बाद में आगे वर्तमान 1947 के देश आजादी तक, उसके बाद में समकालीन राजस्थान तक। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले अपने इस इतिहास के क्रम में सबसे पहले बात करेंगे अपने राजस्थान इतिहास में मेवाड़ की। ठीक है ना, मेवाड़ एक रियासत थी और उस रियासत पर, जैसे कि राजस्थान का पुराना नाम ही राजपुताना था, तो ये राजपुताने यानी राजपुताने का मतलब है राज, और राज करने वाला जो था उसका क्या था, राजपूत एक जाति थी। और उसने क्या किया था, राजपुताने के पूरे क्षेत्र पर राजपूत जाति का ही एक राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी लगभग सब पर ये राजपुताना यानी कि राजपूत जाति का ही अधिकार रहा है एक लंबे समय तक। करीबन मिडवल हिस्ट्री में 500 ईस्वी से लेकर के लगभग 1192 ईस्वी तक, लास्ट में 1191 92 ईस्वी तक जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान थे, वो भारत के सबसे बड़े एक हिंदू शासक रहे हैं। ठीक है, और अंतिम शासक भी उनको कहा जाता है। ठीक है ना, तो वहां तक लगभग ये राजस्थान का इतिहास में गौरवपूर्ण जो रहा है ये राजपूत जाति के कारण और इन्हीं शासकों के कारण। तो ये लगभग जो राजस्थान का इतिहास है उन्हीं से रिलेटेड है और उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हाँ, कुछ रियासतें थी जैसे कि कुछ रियासतें मुस्लिम थी, जाट रियासतें थी, और यदुवंशी यादव जो रियासतें थी कुछ, उनका इतिहास भी इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस क्लास में अपनी बात करते हैं मेवाड़ की। ठीक है, तो मेवाड़ के सबसे पहले इतिहास की बात करें तो मेवाड़ अपने समझते हैं कि मेवाड़ जो राजस्थान के वर्तमान में कौन सा हिस्सा जो है वो मेवाड़ में आता है। ठीक है, वैसे तो मैं कुछ ना कुछ आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दोबारा से आपको मैं ये राजस्थान की ऐसी आकृति क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की आकृति जो कैसी है, पतंगाकार है। ठीक है, तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है तो उस अकॉर्डिंग से मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ। ठीक है, तो राजस्थान वर्तमान में जो ये जो इलाका है, ठीक है, ये क्षेत्र है इतना लगभग, इसको यहां तक भी मान सकते हैं अपने, क्योंकि मेवाड़ जो क्षेत्र है ना, मेवाड़ क्षेत्र, इसकी सीमा मारवाड़ तक टच होती थी। ठीक है ना, यहां तक मारवाड़ का जो क्षेत्र है सबसे बड़ा है वैसे तो, लेकिन मेवाड़ का जो क्षेत्र है ये अपने आप में प्राचीनता के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ पर जिस शाखा ने राज किया है वो एक्चुअल में इन राजपूतों की ही सबसे पुरानी शाखा रही है। ठीक है ना, गुहिल वंश जिसकी बात करते हैं अपने संसार का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है इसको, इसलिए ये ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी क्षेत्र तो सबसे ज्यादा मारवाड़ का था और ये मारवाड़ की सीमा तक टच होता था। ठीक है ना, राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है और उसी के साथ में है मेवाड़। तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जो वर्तमान का उदयपुर है। ठीक है, मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान में, वर्तमान का उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये तो ऐसे जिले हैं जो कि इनका एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जगह मान लो इनकी। ठीक है ना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये तो मेन है। ये पूरा का पूरा उदयपुर और पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ वर्तमान में जो है किस क्षेत्र में आता है, मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके अलावा भीलवाड़ा, राजसमंद, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे कट करके कुछ अलग हिस्सा मारवाड़ का था, कुछ इधर झालावाड़ साइड जालाओं का था और कुछ यहाँ जयपुर साइड में था आमेर का हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि ये जो भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा प्रतापगढ़ ही मेवाड़ के अंदर था, पूरा प्रतापगढ़ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन राजसमंद पूरा था। प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा और एक वागड़ के क्षेत्र, वागड़ का आपने नाम सुन रखा होगा, इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। राजस्थान के इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। यहाँ की भाषा भी कैसी है, वागड़ी भाषा है, वागड़। ठीक है ना,
बांगड़ क्षेत्र अलग है, वागड़ क्षेत्र अलग है। वागड़ के अंदर कौन से आ जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का जो क्षेत्र है, प्राचीन मेवाड़, वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, बागड़ के क्षेत्र आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनका कुछ हिस्सा भी मेवाड़ के अंदर आता था। तो ये है अपना वर्तमान का जो मेवाड़, प्राचीन मेवाड़ है जो वर्तमान के राजस्थान में, इसका ये हिस्सा रहा है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि मेवाड़ कहाँ आता है। अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। मेवाड़ के बाद में ये चेक करते हैं कि मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ तो ठीक है, आपने बता दिया कहां पर आता है, लेकिन मेवाड़ का नामकरण किस प्रकार से हुआ है? ठीक है, मेवाड़ का नामकरण किस प्रकार से हुआ? तो देखो, राजस्थानी के अंदर नामकरण करना कोई अपन ज्यादा मतलब दोहराई को नहीं भाई, तो कोई औखो काम को नहीं नामकरण करना, मतलब जिस अकॉर्डिंग उसकी कोई ना कोई विशेषता दिख जाती है, या तो या अपने को उसकी कुछ ना कुछ कमी कोई दिख जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, अपने उसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी क्षेत्र की कोई भी विशेषता है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग उसका नामकरण हो जाएगा, और किसी क्षेत्र की अगर कोई कमी है तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसका नामकरण हो जाएगा। अब देख लो आप हनुमानगढ़ को क्षेत्र को देख लो, हनुमानगढ़ का नाम तो आपने सुन ही रखा है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र लगभग यहाँ पड़ जाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ की कहानी यहाँ रेडी है कि कोई टाइम में इंगो नाम होता है योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश पता क्यों कहता? क्योंकि हनुमानगढ़ जब पूछता नहीं कि किन्ने जान ला रहे हो, जने कहता लड़ाई करने जावा, कि किन्नू आन ला रहे हो, कल लड़ाई करके आन ला रहे हो, काल के करा लड़ाई करी, सुबह के करोगा कल लड़ाई करांगा, मतलब हर टाइम युद्ध 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 युद्ध। तो आंगो नाम ही पूरा क्षेत्र को रख दियो योध्य प्रदेश, हनुमानगढ़ क्षेत्र। हनुमानगढ़ को इतिहास भी रेड़ा बटनेर दुर्ग बैठा है पूरा, आप पढ़ना जब और देखोगा। लेकिन एक क्षेत्र मतलब विशेषता, कोई भी कमी और विशेषता दोनों अगर दे दी तो भी नामकरण हो जाएगा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत हो रहा है कोई नहीं कि भी नामकरण किया हो सी कुकर वैसे को। ठीक है, तो राजस्थान की एक विशेषता रेडी है। ठीक है, तो उसी टाइप से देखो आप मेवाड़ का नामकरण कैसे हुआ था। ठीक है, मेवाड़ में एक्चुअल में क्या था, ये जो आपका मेवाड़ क्षेत्र है, इस प्रकार से मेवाड़ के अंदर कुछ जिले पड़ते हैं, मैंने आपको उन जिलों के नाम बता दिए हैं। राजसमंद आ गया, ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा मान लो आप, उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, ये तो हो गए आपके जिले। ठीक है, और इन जिलों में क्या था कि सबसे ज़्यादा जो है एक जाति रहा करती थी जिसे बोला जाता था मेव जाति। ठीक है, मेव जाति। तो इस मेव जाति के कारण, मेव जाति को ही मेव और मेद, ठीक है, इस प्रकार से दो नाम मान लीजिए इसके आप। ठीक है, मेव और मेद जाति रहती थी यहाँ पर, और इसी कारण से मैंने आपको बताया कि विशेषता के आधार पर नाम रखा जाता है। तो मेव और मेद जाति को ही मेदपाट कहा जाता था। ठीक है, मेदपाट। और मेदपाट एक्चुअल में एक संस्कृत भाषा का शब्द था और उसका हिंदी में नाम था, ये तो है संस्कृत का शब्द, संस्कृत भाषा में। ठीक है, और हिंदी में इनके कहता प्रागवाट, प्रागवाट। ठीक है, हिंदी आ गई ये। ठीक है, अब ये अपन यहाँ के ध्यान ही है, राजस्थानी लोग ज़्यादा ओखा को नहीं है बोलने में। ठीक है, मेदपाट प्रागवाट है, ओखा ओखा नाम लागता। अपभ्रंश रूप में काट पीट के छांट के यहाँ के करियो, अपभ्रंश काट के कर दियो, लास्ट के अंदर सिद्ध ही कर दियो मेवाड़, अपभ्रंश। अब भ्रंश रूप क्या बचा इसका, मेवाड़। ठीक है, बोलने में तो पानी तो खोनो को नहीं, तो मेवाड़ कर देंगे डायरेक्ट, नाम बोलना सोख हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेवाड़ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी कि ये उदयपुर वाला इलाका था, चित्तौड़गढ़, जहाँ पर दुर्ग बना हुआ है, नाम तो आपने सुना ही होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो उस क्षेत्र को कहा जाता था मेवाड़, और मेव जाति और मेद जाति, मेदपाट प्रागवाट के अपभ्रंश होकर के ये क्या बन गया, मेवाड़ शब्द बन गया। ठीक है, और ये मेव और मेद ये जाति थी। ठीक है, ये तो अपने इसके नामकरण की बात आ गई। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप ऐसे ही बना लेना। ठीक है ना, अगर नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट लिख लेना, किताबों में नोट्स तो आपको वैसे ही बहुत दिए हुए हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं तो आपको। ठीक है ना, अब ये तो हो गया, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसका कोई प्राचीन इतिहास नहीं रहा है? डायरेक्ट आकर के 500-600 ईस्वी में ही ये डायरेक्ट हो गया, इसका नाम मेवाड़ पड़ गया? नहीं, इसका एक प्राचीन इतिहास भी रहा है। एक्चुअल में अंदर क्या है कि महाभारत काल जो था ना, महाभारत काल में
उस टाइम पर क्या था कि पूरा का पूरा भारत जो था वो जनपदों में बंटा हुआ था। जनपद यानी कि किसी एक राजा होता था, वो जैसे पूरे भारत का एक कोई राजा है, सेंटर दिल्ली में बैठा हुआ है वो, ठीक है, पूरे भारत का राजा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई पूरे भारत का राजा है, वो सेंटर दिल्ली में बैठा हुआ है। अब वो राजा क्या करेगा, पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कर देगा, बांट देगा, क्योंकि एक राजा अकेला पूरे क्षेत्र को तो संभाल नहीं सकता। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री अपने नहीं संभाल सकता पूरे भारत को, तो इसलिए क्या कर रखा उन्होंने, राज्य बना रखे हैं। उसी प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान था, पूरा का पूरा सॉरी भारत था, वो जनपदों में बंटा हुआ था। तो जयपुर का जो अलग था इलाका था वो मत्स्य जनपद में आता था, बीकानेर हनुमानगढ़ का इलाका अलग जनपद में था, और ये मेवाड़ वाला जो था ना, मेवाड़ का इलाका, ये शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। किस में आता था, शिवी जनपद में। अब बोलोगे सर आपको क्या पता, तो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर से पंचमार्क सिक्के मिले हुए हैं महाभारत काल के, और आपको पता है कार्बन पद्धति के द्वारा किसी भी वस्तु की, चाहे वो लकड़ी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है कार्बन पद्धति के द्वारा, ठीक है। कार्बन पद्धति यानी कि कार्बन की मात्रा है वो कितने हजार साल बाद में आधी रह जाती है, उस अकॉर्डिंग से क्या किया जाता है कि उसके आयु का पता लगाया जा सकता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। तो उस कार्बन पद्धति के द्वारा पता चला है कि जो उस पंचमार्क सिक्के मिले हैं ना, पंचमार्क सिक्के वो किस काल के हैं, पंचमार्क सिक्के किस काल के मिले हैं अपने को, वो मिले हैं महाभारत काल के, ठीक है। और कहाँ मिले हैं, मेवाड़ वाले क्षेत्र में मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से देखा जाए तो मेवाड़ महाभारत काल में सीवी जनपद के अंतर्गत आता था, और वहां से एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि मैं पंचमार्क सिक्के मिले हैं, इस कारण से कहा जा सकता है कि ये बात सत्य है, ठीक है। तो महाभारत काल में, अब यहाँ पर लिख लेना कि भारत महाभारत काल के अंदर जनपदों में बंटा हुआ था। भारत महाभारत काल में, महाभारत काल में जनपदों में बंटा हुआ था, जनपदों में बंटा हुआ था, ठीक है। ये बात है अपनी हो चुकी है। अब इसके अलावा और क्या कोई और चीज़ है मेवाड़ के बारे में बताने के लायक, मेवाड़ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मेवाड़ को अगर पूरे समझने लग जाएं अपने, तो राजस्थान की पूरा इतिहास एक साइड में और मेवाड़ का इतिहास अपना एक साइड में अलग से, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्थिति रही हुई है मेवाड़ की, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपने इसके कुछ इसके राज चिन्हों की बात कर लेते हैं अपने, है ना। तो राज चिन्हों में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है मेवाड़ क्षेत्र के जो भी राजा हुए हैं वो अपने आप को एक सूर्य का वंशज मानते हैं। सूर्य का वंशज से क्या मतलब है, ये मैं जब आपको पहला राजवंश का एक वंशावली इनकी करवाऊंगा तब आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये स्थिति रही है पूरे राजस्थान की, मान लीजिए आप कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा एक अनंत काल से होती आ रही है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रकृति को ही अपने मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अपना देव और देवता। पहले भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था उसी की पूजा, जैसे कि सूरज की पूजा करते थे। तो खुद को इंसान क्या करते थे, ज़्यादातर रिलेट अगर किसी से करते थे तो उत्पत्ति के आधार पर रिलेट करते थे, तो कि सूरज से हुई है या चंद्रमा से हुई है। तो कुछ राजा तो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं और कुछ मानते हैं सूर्यवंशी। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं कि इनका संबंध किससे अपना बताते हैं, जो गुहिल वंश है, जो मेवाड़ के अंदर जिसने राज किया है। पहले मैं आपको यही लिखवा देता हूँ, लिख लेते हैं अपने कि मेवाड़ के शासक कौन रहे हैं, वंश कौन सा रहा है, गुहिल वंश। और गुहिल वंश का ही आगे चलकर के नाम पड़ गया क्या, सिसोदिया। एक गांव में रहे थे, किसी कारणवश इनको रहना पड़ा था इनके राजाओं को, तो वहाँ से इनका नाम क्या पड़ गया था, सिसोदिया। गांव के अकॉर्डिंग गांव का नाम था सिसोदा, उसी पर इनके जो वंश इनका था उसकी एक शाखा का नाम पड़ गया सिसोदिया। तो गुहिल वंश और उसके बाद में सिसोदिया वंश। किस पर शासन किया है इस वंश ने, मेवाड़ के क्षेत्र पर राज किया है इन्होंने। तो गुहिल वंश और सिसोदिया वंश ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, सूरज का वंशज मानते हैं, ठीक है। वंशावली में मैं इसके बारे में और चीज बताता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले अब अपने बात कर रहे हैं राज चिन्ह की। तो राज चिन्ह इनकी बात करें तो राज चिन्ह क्या था इनका, राज चिन्ह में इनके झंडे की बात करते हैं अपने, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लैग इनका जो था, ठीक है, ये इनका झंडा था इस प्रकार से। और
इस झंडे के ऊपर तो सूर्य क्या करती है, नीचे इनका जो वाक्य लिखा हुआ है, और इधर दो एक साइड में सेनापति हैं, इनके भील सेनापति राणा पूंजा जी, और वो एकमात्र ऐसे सेनापति हुए हैं जिनको महाराणा प्रताप ने क्या है, ये इनके हाथ में है भाला, ठीक है, और एकमात्र ऐसे सेनापति जिनको महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। भील सेनापति है तो राणा पूंजा जी है, राणा पूंजा जी भील सेनापति है ये, और इधर खड़े हुए हैं अपने जो भी राजा है, उनके हाथ में तलवार है, ठीक है, ये तलवार हाथ में लिए हुए खड़े हैं, ठीक है। ये हो गए अपने राजा, ठीक है। इस प्रकार से इनके सिर का ताज, ठीक है, क्योंकि ताज से ही तो होता था ना इनकी राजा की पहचान। तो अगर ताज किसी और ने पहन लिया तो वो राजा बन गया, अगर किसी और ने पहन लिया तो वो राजा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर थी सूर्य की आकृति इस प्रकार से। तो ये है इनका झंडा। वैसे तो ये कोई याद रखने वाली बात तो है नहीं, सिर्फ ये बताने वाली बात है कि इनका एक राज्य चिन्ह, हर एक क्षेत्र का एक राज्य चिन्ह तो हुआ ही करता था, तो उसमें इनका भी एक राज्य चिन्ह हुआ करता था। तो वो क्या था, उस अकॉर्डिंग से अपने बात कर रहे हैं, ठीक है ना ये। और यहाँ पर इनका एक वाक्य लिखा हुआ था, और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ था, ठीक है। अब वर्तमान में जो मेवाड़ के शासक अभी भी उनके वंशज आगे पड़े हुए हैं, तो वो अपने आगे, वहां पर पहले चित्तौड़गढ़ था, अब वर्तमान में वो क्या लगाने लग गए हैं, पहले तो जैसे गुहिल लगाते थे, कुछ लोग सिसोदिया लगाते थे, अब अगर आप सर्च मारोगे जाकर के मेवाड़ के जो राजवंश है उनके आगे क्या लगाने लगे, जैसे किसी का भी नाम है मानसिंह है ना, तो वो मानसिंह मेवाड़ लगाने लगे, मतलब आगे अपने नाम के आगे मेवाड़ लगाने लगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था, चित्तौड़गढ़ था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक इनका लिखा हुआ था वाक्य कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, धर्म को तिहि राखे करतार, ठीक है। अब इतिहासकारों के अनुसार इस कुछ तो कहते हैं कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अपने धर्म पर अड़ा रहता है, अडग रहता है, धर्म को नहीं परिवर्तन करता है, वही तलवार रखता है। और कुछ का कहना यह है कि जो अपने धर्म पर कायम रहता है उसी को ही अपने हाथ में तलवार रखने का अधिकार है। मैंने 2-3 इतिहासकारों की बुक पढ़ी है, सबका अलग अलग मत आ रहा है, ठीक है ना। वैसे राजस्थान अध्ययन के अंदर यही दे रखा है कि जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी कि जो अपने धर्म पर अड़ा रहता है वही क्या है, उसी को अपने ही हाथ में तलवार रखने का अधिकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका आ गया एक फ्लैग झंडा इनका, ठीक है। और ये आ गया क्या बोलते हैं इसको, राज चिन्ह के अंदर, ठीक है। तो ये झंडा है। वैसे तो आज तक कभी S% आया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे देखोगे तो, इसलिए मैं आपको ये चित्र बना करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो इसलिए पढ़ते हो तो पूरे गौर से और ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। तब इनकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है इनके झंडे के ऊपर इनकी सूर्य की आकृति बनी हुई है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका सूरज से कोई संबंध रहा हो। तो मैंने जैसे बताया है कि कुछ लोग सभी अपने आप को क्या है कि सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ चंद्रवंशी मानते हैं, ये बात भी है। तो इनके बारे में ये कहते हैं कि मेवाड़ वाले कहते हैं कि ये अपने आप को सूर्य का वंशज मानते हैं। ये अपने आप को, उत्पत्ति लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ये है ना। उत्पत्ति, तो ये क्या बोलते हैं कि अपनी उत्पत्ति सूरज से बताते हैं, अपनी उत्पत्ति सूरज से बताते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत से अलग अलग अपने को क्या है कि उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कि कर्नल जेम्स टोड है। तो कर्नल जेम्स टोड ने तो क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड अपने को पता है, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का, कुछ एक स्वरूप देने का, हालांकि पूर्ण स्वरूप नहीं दे पाए थे वो, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ पूरा इतिहास वो सही रूप से नहीं लिख पाए थे, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि वो विदेशी थे तो उन्होंने कुछ मत विदेशी भी लगाए थे। इस कारण से
पूरा का पूरा इतिहास वो सही रूप से नहीं लिख पाए थे, लेकिन कुछ एक रूप बनाया था उन्होंने, कुछ एक हिस्सा बनाया था, भौगोलिक स्वरूप बनाया था। तो इस कारण से कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का, राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, तो क्या कर्नल जेम्स टोड कहते हैं गोहिल वंश के बारे में, मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में? इन्होंने कहा है कि ये गुजरात के शिलादित्य की संतानें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, गुजरात के शिलादित्य के बारे में इन्होंने पूरी कहानी लिखी हुई है। गुजरात के शिलादित्य की संतानें बताई है। किसको बताया गुजरात के शिलादित्य की संतानें? मेवाड़ की गुहिल वंश को। किसकी संतानें बताया था? गुजरात के राजा था ये शिलादित्य, और यहीं की इसकी संतानें बता दी। और इसके अलावा किसी और का मत? कर्नल जेम्स टोड के अलावा, कर्नल जेम्स टोड के अलावा अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार के एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, ठीक है, और इतिहासकार भी हैं, अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा है कि अबुल फजल चूंकि एक मुस्लिम है, ठीक है, और विदेशी भी है, तो उन्होंने क्या लिखा था कि ये ईरान के नौशेरवा का नौशेरवा आदिल की संतानें, नौशेरवा आदिल खां की संतानें हैं। और बाद में नौशेरवा कौन थे? ईरान के एक शासक थे। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर भारत के ऊपर गुजरात साइड से आक्रमण किया था। और अगर आक्रमण करता है कोई राजा, तो वो एक्चुअल में क्या करते थे, वो 500-600 ईस्वी के लगभग से आक्रमण इनके शुरू हो गए थे, ठीक है, विदेशियों के आक्रमण, ठीक है, भारत के ऊपर। तो करीबन 1192 ईस्वी के बाद में पृथ्वीराज चौहान तक क्या है कि राजस्थान के ऊपर अपने राजपूतों का ही राज रहा था। तो 300-400 साल इनको रोके रखने का अगर किसी ने काम किया था, तो वो अपने कौन थे? ये राजस्थान के, जो राजस्थान साइड से आक्रमण होते थे, एशिया की साइड से, इस साइड से, एशिया में इस साइड से आक्रमण ज़्यादातर होते थे राजस्थान साइड से ही। तो यहाँ पर से रोकने का सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है, तो वो कौन है? राजपूताना क्षेत्र है, ठीक है। तो राजपूताना में इन्होंने कहा है कि कुछ गुजरात के कुछ हिस्से में ये ईरान के थे नौशेरवा खां, गुजरात साइड से हुआ था आक्रमण, और वहाँ पर इनकी कुछ संतानें रह गई थी, और उन्हीं से क्या होता, आगे चल करके इन्हीं का कोई संतान, मतलब कि इन्हीं के आगे कोई पीढ़ी के अंदर पीढ़ी का कोई वंशज आया होगा, और उसने क्या किया, गोहिल वंश की नींव रख दी होगी, ठीक है ना। जो राजा गोहिल हुए हैं वो क्या है कि इन्हीं की संतानें रही होंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग मत दे रखे हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर, और मैंने कुछ राज चिन्ह बताए हैं इस वीडियो के अंदर आपको, ठीक है। और आगे अपने बात करेंगे इनकी वंशावली की। सबसे पहले अब आगे की वीडियोस में अपने क्या स्टार्ट कर देंगे, इनकी वंशावली, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर कमी भी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।